आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है वैद्युत सेल। हम ये देखेंगे वैद्युत सेल क्या होता है, क्या फंक्शन होता है वैद्युत सेल का, वैद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे कार्य करते हैं। ठीक, समझते हैं वैद्युत सेल। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं वैद्युत सेल करता क्या है, वैद्युत सेल का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है। ठीक है, आपने सुना होगा पुराने ज़माने में एक पानी का सिंचाई का साधन होता था रहट। रहट क्या करता था, रहट में बाल्टियाँ होती थीं। थोड़ा आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज ये कोई कुआं है एक, ठीक है, इसमें क्या पानी भरा हुआ है, बहुत सारा कुआं है, इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। तो रहट में क्या होता था, यहाँ पे एक पुली होती थी और एक पुली यहाँ पे होती थी। इस पर बाल्टियों की चैन होती थी। किसकी चैन होती थी? बाल्टियों की चैन होती थी। और इस पर क्या लगी रहती थी? बाल्टी लगी रहती थी। क्या लगी रहती थी? इस पर बाल्टी लगी रहती थी। जैसे सपोज एक बाल्टी ऐसे इस तरह से इस पर बाल्टी लगी रहती थी। अब जैसे ये इस तरह से चैन घूमती थी तो क्या होता था, बाल्टियों में पानी भर के आता था और यहाँ पर क्या होता था, ड्रेनेज सिस्टम यानी एक नाली टैप होती। तो ये बाल्टी किस में पानी, इसका बाल्टी का पानी किस में पलट जाता था? इस नाली में पलट जाता था। इस तरह से चलती रहती थी, इस तरह से सर्किल चलता रहता था और क्या होता रहता था, भरे में पानी चलता रहता था। तो यहाँ पर समझो, ये जो बाल्टी है, बाल्टी में इतनी पावर नहीं है कि पानी को पैदा करे। ये बाल्टी क्या करे, एक साधन है। किसका साधन है? पानी को कुएं से ऊपर तक लाने का। जो कार्य यहाँ पर बाल्टी कर रही है वही कार्य हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं। क्या करते हैं जी? इलेक्ट्रॉन करते हैं। इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, सेल की जो एनर्जी होती है, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या करते, सेल के अंदर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को परपथ में फ्लो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कुआं है, कुआं का संबंध किससे है जी? जो सेल के अंदर ऊर्जा है, जो ऊर्जा है किसकी? सेल की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतना करते हैं, सेल की ऊर्जा को जो अंदर सेल में भरी हुई है, सेल की ऊर्जा को परिपथ तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, इतना कार्य होता है इलेक्ट्रॉनों का। अब हम समझते हैं कैसे क्या होता है आगे। जैसे देखो एक सर्किट के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा सपोज कोई सेल है। क्या है ये? हमारा कोई सपोज सेल है। शुष्क सेल की बात करते हैं, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे शुष्क सेल और ये क्या होता है सब। ये हमारा कोई सेल है, इससे क्या जुड़ा हुआ, इसमें एनर्जी भरी होगी। ठीक है, घोल भरा होता है, आपको पता होगा घोल भरा होता है। इससे हमने क्या किया, एक सर्किट को जॉइंट किया और यहाँ पे क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया? एक बल्ब लगा दिया। ये पता होगा आपको, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। ठीक है जी, अब इस परपथ में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत सारे। गलत हो गया था, डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। ये हमारा कोई सेल है और इस सेल में क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। हमने क्या किया, इसके सहारे से किसी बल्ब को कनेक्ट किया। किसको कनेक्ट किया जी? बल्ब को कनेक्ट किया। ये क्या है, परपथ है। इसके अंदर घोल भरा हुआ है, घोल से क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी उत्पन्न होगी। अब समझिए, जरा ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या है, देखो ये जो परपथ है, यहाँ पे सब में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आगे को गति करेंगे। और आपको पता है जैसे इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन की गति करते ही विद्युत ऊर्जा का अब इसका प्रवाह होना ही तो विद्युत कहलाता है। लेकिन एक बात समझिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो गति करेगा, इसे गति करने के लिए एनर्जी चाहिए। ये जो इलेक्ट्रॉन है गति करने आवश्यक ऊर्जा कहाँ से लेगा, सेल से लेगा। कहाँ से लेगा? सेल से लेगा। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन सेल से लेगा। ये सभी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, सेल से मिलेगी। अब समझो, ये इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ यहाँ तक आया, बल्ब में होते हुए और सेल में आ गया। अब ये एनर्जी ले गया था, वो एनर्जी क्या बल्ब को दे आया। अब इसके पास यहाँ तक आया तो इसके पास कुछ नहीं बचा। अब ये दोबारा सेल में अंदर जाएगा और यहाँ से क्या करेगी, एनर्जी को स्टोर करेगा, एनर्जी को कंजर्व करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन
सेल से एनर्जी को लेकर के दोबारा गति करने लगेगा। तो इस तरह से जब तक सेल में एनर्जी रहेगी ये गति होते रहेगी, ठीक है। तो सेल का कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। सेल का कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। हम और संक्षिप्त भाषा में कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? सेल एक ऐसा साधन है। सेल क्या है जी? एक ऐसा साधन है, साधन कह लो, युक्ति कह लो। सेल एक ऐसा साधन है जो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इतना ही नहीं करता, सेल एक ऐसा साधन है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और किसी परपथ में क्या करता है? धारा के प्रवाह को वैद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखता है। परपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखता है। तो सेल एक ऐसा साधन है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके किसी परपथ में वैद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपको पता होगा, सेल्स आर 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक सेल और एक होता है जी आपका द्वितीयक सेल। सेल्स आर 2 टाइप्स, प्राथमिक और नंबर सेकंड द्वितीयक। बात करते हैं जी प्राथमिक सेल क्या होते हैं। किसकी बात करते हैं? प्राथमिक सेल की बात करते हैं कि प्राथमिक सेल क्या होते हैं। बताइए क्या होते हैं प्राथमिक सेल? जैसे नाम से देखो, नाम से नहीं स्पष्ट हो रहा है प्राथमिक क्या होते होंगे। प्राथमिक का मतलब प्रथम, यानी ऐसे सेल जिनका उपयोग केवल प्रथम बार यानी सिर्फ ओनली एक बार यूज हो सकता है, क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। जैसे आपके घड़ी के सेल हैं, आपके शुष्क सेल हैं, शुष्क सेल, ये सब वैसे शुष्क सेल में ही आते हैं। शुष्क सेल है, डैनियल सेल है, बोल्टी सेल है जी, लेक्लांसे सेल है। ये सभी सेल क्या होते हैं? प्राथमिक होते हैं। प्राथमिक सेल क्या होते हैं? जिनका प्रयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। प्राथमिक सेल का मतलब ओनली वन टाइम यूज्ड, ओनली वन टाइम यूज्ड। जिनका प्रयोग केवल एक बार होता है वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। अर्थात ऐसे सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। यदि इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता तो ये प्राथमिक सेल नहीं, ये क्या बन जाते? द्वितीयक सेल बन जाते। क्या बन जाते? द्वितीयक सेल बन जाते। अब जरा द्वितीयक सेल की बात करते हैं। द्वितीयक सेल क्या होते हैं समझते हैं। द्वितीयक नाम से देखो, यानी दूसरी बार भी इनका उपयोग किया जा सकता है। द्वितीयक सेल क्या होते हैं? जिनका उपयोग दूसरी बार भी किया जा सकता है। द्वितीयक सेल को क्या बोलते हैं? रिचार्जेबल। रिचार्जेबल सेल, इनको चार्ज किया जा सकता है। द्वितीयक सेल क्या होते हैं? जिनको चार्ज किया जा सकता है। अर्थात द्वितीयक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनका प्रयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है। एक से अधिक बार क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। जैसे आपके घरों में जो इन्वर्टर बैटरी होती है, छोटी बड़ी बैटरी कैसी भी हो, चार्ज हो जाए, वो सभी क्या होती है? द्वितीयक सेल होती है। इसका नाम होता है सीसा संचायक सेल। क्या नाम होता है जी? सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल है, क्षारीय संचायक सेल है, ये सभी क्या होते हैं जी? आपके द्वितीयक सेल होते हैं। ठीक है, चलो ये तो कॉमन सी बात थी। अब जो काम की बात है उस पर आते हैं। आपकी नेक्स्ट हेडिंग है जी हमने क्या समझा, सेल क्या होता है, सेल का फंक्शन क्या होता है। सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके किसी परपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स।
प्राइमरी सेल यानी प्राथमिक सेल क्या होते हैं, जिनका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाते हैं, जैसे शुष्क सेल, डेनियल सेल, बोल्टी सेल, लैक्लांसी सेल, ईटीसी। ठीक है। इसके बाद देखा हमने द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल में क्या होता है, जिनका प्रयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। एक अच्छा टॉपिक आता है इसमें, उसके बारे में बात करते हैं हम, सेलों से संबंधित है। तीसरी हेडिंग है आपकी आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। देखो जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, आंतरिक यानी अंदर का, यानी कोई ऐसा प्रतिरोध होगा जो इंटरनल होगा, आंतरिक होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, आंतरिक प्रतिरोध। जैसे देखते हैं, अभी हमने क्या देखा, एक सेल है, मान लीजिए इस तरह से एक सेल है, इसका पॉजिटिव एरिया होगा। अब इसमें घोल ही तो भरा होगा, कुछ ना कुछ घोल भरा ही होगा, अम्ल हो, एसिड, एसिड हो, बेस हो, कुछ घोल होगा। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन रोटेट होके आएगा, परपथ में होते हुए आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर गति करेगा, तब भी तो उससे कुछ रुकावट आएगी। इलेक्ट्रॉन को परपथ, जब इलेक्ट्रॉन परपथ में गति करेगा, रुकावट तब भी होगी। ये इलेक्ट्रॉन है, चलो यहाँ पर गति कर रहा है, ठीक है, तो रुकावट तो इसे तब भी आ रही है बाहर, क्योंकि आपको पता है चालक कितना भी अच्छा हो, उसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर प्रवेश करता है, तो कैसे रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा, नहीं, रुकावट का सामना तो उसे तो भी करना पड़ा है। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहरी सर्किट में घूमने में ज़्यादा रुकावट महसूस हुई है, लेकिन अंदर क्या होगा, अंदर ही घूमेगा, अंदर फ्लो होगा, तो इससे रुकावट क्या होगी, कम होगी। तो सेल के घोल के कारण, सेल के अंदर जो घोल भरा हुआ है, सेल के घोल के कारण धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, घोल के कारण आने वाली रुकावट, घोल के कारण जो रुकावट पैदा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। घोल के कारण धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट क्या कहलाती है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जी ईएमएफ। इसे ध्यान से समझना, बहुत पूछा जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। ईएमएफ जिसे हिंदी बोलते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। यही एक ऐसा बल है जो नाम से तो बल है, लेकिन कार्यबल का नहीं करता। जो विद्युत वाहक बल है, ये सिर्फ नाम का बल है, न तो इसका मात्रक न्यूटन होता है, ना ही इसकी विमा MLT-2 होती है। ये बल कैसा, सिर्फ नाम का बल है। ठीक है। तो फिर होता क्या है, इसे विद्युत वाहक बल का नाम क्यों पड़ा, क्यों इसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, उन बातों पर विचार करेंगे। ठीक है। देखो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही देखा था, कोई सेल होगा, प्लस एरिया, यहाँ प्लस होता है और ये माइनस होता है। इससे हम किसी सर्किट को ऐड करते हैं, यहाँ पे कोई बल्ब लगा देते हैं, प्लस होगा और ये माइनस होगा। इसको देखो, अभी हम क्या कर रहे थे, आवेश को फ्लो कर रहे थे, अब भी आवेश फ्लो होगा। यहाँ से हम क्या कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन चलेंगे यहाँ से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चलेंगे ऐसे कर घूमते हुए, बल में होते हुए सेल में आ जाएंगे। ठीक है। अब आवेश कितना, आवेश में मान लो 1 कूलाम, कितना आवेश मान लें हम, 1 कूलाम। तो 1 कूलाम आवेश को फ्लो करने में कार्य किसको करना पड़ेगा, चाहे 1 कूलाम हो, चाहे 2 कूलाम हो, चाहे 0.5 कूलाम हो, कार्य तो सेल को ही करना है, यानी सेल की एनर्जी खर्च होनी है, सेल के अंदर जो एनर्जी है खर्च तो वही होनी है। तो 1 कूलाम आवेश को फ्लो करने में सेल को जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। 1 कूलाम आवेश को सेल सहित
यानी देखो एक कूलम आवेश यहाँ से चला, कहाँ से चला, पॉजिटिव एरिया यहाँ से चला और पहले परपथ में गया, वो परपथ में बल्ब में होते हुए अब यहाँ पे आ गया, माइनस टर्मिनल तक आ गया। अब वो सेल में भी तो चलेगा, एक कूलम आवेश सेल में भी तो चलेगा। तो यहाँ से पॉइंट ए से चल करके, पॉइंट ए से चला, लौट के पूरा चक्कर लगा के, सेल सहित पूरा चक्कर लगा के बिंदु ए पर आ गया। तो इतना आवेश को फ्लो करने में जो कुल कार्य करना पड़ा, किसको कुल कार्य करना पड़ा, सेल को, उसी को हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हम क्या इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परपथ में प्रवाहित करने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बना दीजिए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना दीजिए। क्या बनेगा जी, देखो विद्युत वाहक बल को दिखाते हैं ई से, कैसे दिखाते हैं, ई से, ई इक्वल टू डब्लू के बराबर होगा, यानी कार्य ही तो ई बनेगा, लेकिन कौन सी कंडीशन में, आवेश क्या हो, एक हो, यानी एकांक हो, प्रति हो, तो वहाँ पे क्या करेंगे, आवेश का भाग देंगे। प्रति आवेश है तो क्यू कर देते, प्रति वोल्ट होता है तो वी कर देते। तो जो ए का बेसिक फॉर्मूला बनता है जी, क्या बनता है, ए इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू। ठीक है, अब इसका यूनिट निकालना चाहें तो क्या बनेगा, डब्लू बोले तो जूल और क्यू बोले तो कूलम, यानी इसका जो मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा, जूल पर कूलम। और इसी को क्या बोल देते हैं हम, साइंटिस्ट नेम पर वोल्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं जी, साइंटिस्ट नेम पर वोल्ट कह देते हैं। तो आपने क्या देखा, ये नाम का तो बल है लेकिन इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, यानी एक तरह का ये विभव ही है, पोटेंशियल ही है। ठीक है, तो इसका मात्रक भी वही होता है जो विभव का, विभव भी वही होती है। और फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। इसको थोड़ा कंठस्थ कर लेना, इसका यूज बहुत होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसी में से निकल के आता है टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है उसे समझते हैं हम। पहले आप टर्मिनल वर्ड को समझो, टर्मिनल वर्ड का मतलब क्या है, टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं। टर्मिनल का मतलब होता है जी सिरे, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, सिरे। जैसे बैटरी के दो नक्खे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिरे ही तो बोलते हैं। ये जैसे हमारा कोई सेल है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये क्या है, ये जो क्या है पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है नेगेटिव, ये दोनों क्या है, टर्मिनल है। पॉजिटिव को भी टर्मिनल बोलेंगे, उधर जो नेगेटिव होगा उसको भी क्या बोलेंगे, टर्मिनल बोलेंगे। तो टर्मिनलों के मध्य आप इसको फ्लो करने में जो कार्य करना पड़ेगा, जैसे कोई वायर कनेक्ट करते हैं या बल्ब लगाते हैं, इस परपथ में क्या जा रहा होगा, आवेश जा रहा होगा, इस परपथ में क्या जा रहा होगा, आवेश जा रहा होगा। तो उसे जो कनेक्ट करेंगे, यहाँ तक आवेश चला से, अब आवेश को हमें सेल में के अंदर एंट्री नहीं करानी है, केवल परपथ में रहना है। तो जो कार्य करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल विभवांतर। जैसे अभी डॉट चेंज करते हैं, एक मिनट रुकना। जैसे हमारा ये कोई सेल है, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा था पहले, ये यहाँ पे प्लस एरिया होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो ये प्लस और माइनस दोनों ही क्या कहलाएंगे, टर्मिनल कहलाएंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई वायर कनेक्ट करते हैं और इससे क्या करते हैं, हम कोई बल्ब लगाते हैं जी। ठीक है, अब आवेश तो पहले भी फ्लो हो रहा था, आवेश क्या करेगा, अब भी फ्लो होगा, लेकिन पहले जो आवेश फ्लो हो रहा था वो सेल सहित फ्लो हो रहा था। अब जो आवेश फ्लो होगा वो सेल सहित नहीं होगा। पहले आवेश क्या कर रहा था, यहाँ से चल रहा था, यानी ये आवेश परपथ सहित और सेल में भी एंट्री कर रहा था, लेकिन अब आवेश सेल में एंट्री नहीं करेगा। आवेश एक कूलम आवेश चला यहाँ से, एक कूलम आवेश पॉइंट ए से चला और सपोज सेल को छोड़कर पॉइंट बी तक आया, तो एक कूलम आवेश को ए से बी तक फ्लो होने में, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक फ्लो होने में सेल को जो कार्य करना पड़ेगा
दैट्स कॉल्ड टर्मिनल विभवांतर। उसे क्या बोलेंगे? टर्मिनल विभवांतर। तो देखो क्या डिफरेंस देखा आपने ईएमएफ और टर्मिनल विभवांतर में। ईएमएफ में क्या होता है? कुल कार्य होता है। कुल कार्य का मतलब सेल सहित होता है, जबकि टर्मिनल में कुल नहीं होता। टर्मिनल में क्या होता है? केवल परपथ के कोई दो बिंदु हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ये भी यहीं पे हो सकता भी यहाँ पर होता। ठीक है, तो टर्मिनल में क्या होता है? परपथ के कोई दो बिंदु होते हैं। और ईएमएफ में क्या होता है? परपथ तो होगा ही होगा, उसके साथ क्या होगा? सेल भी होगा। और बाकी इसका फॉर्मूला भी वही होता है जो आपका ईएमएफ का होता है। यानी क्या वहाँ होता था E इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यहाँ क्या हो जाएगा? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और इसका मात्रक भी वही होता है जो ईएमएफ का होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। E इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, E इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, V इक्वल टू भी डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। उसका मात्रक भी वोल्ट होता है, इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। लेकिन ईएमएफ क्या होगा? सेल सहित कुल कार्य होगा। जो टर्मिनल होगा वो सेल सहित नहीं होगा, केवल परपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य प्रभावित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य होगा। ठीक है, ये आपका टर्मिनल विभवांतर होता है। अब जरा बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपकी 6वीं हेडिंग है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम। अब यहाँ से समझिए आप ध्यान से। देखो वैद्युत परपथ के जटिल वैद्युत परपथों के संबंध में किरचॉफ ने कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। ठीक है, किरचॉफ के कितने नियम हैं? 2 नियम है। किरचॉफ जो है वो क्या है? साइंटिस्ट का नेम है। किरचॉफ क्या है? साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, और इन साइंटिस्ट ने नियम दिए थे, इसलिए इनको क्या बोला? किरचॉफ के नियम। 2 नियम होते हैं इनका। एक तो होता है प्रथम नियम। प्रथम नियम कहिए, चाहे आप धारा नियम कहिए, चाहे आप क्या कहोगे? संधि नियम। प्रथम नियम कहो, धारा नियम कहो, संधि एक ही बात है। पेपर पे दिया है किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, तो भी वही बात है। किरचॉफ का धारा नियम क्या होता है, तो भी वही बात है। यदि पूछता है संधि नियम से क्या तात्पर्य है, तब भी वही लिखना है। चलो देखते हैं कि होता क्या है। किरचॉफ का प्रथम नियम, धारा नियम, संधि नियम कहते कैसे हैं, इसका मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं जी। किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है किसी वैद्युत परपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। दोबारा सुनिए, किसी भी वैद्युत परपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। अब हम समझेंगे आखिर संधि क्या होता है जी। शायद कुछ स्टूडेंट जानते होंगे संधि क्या होता है। संधि बोलते हैं जॉइंट को। संधि का मतलब क्या होता है? जॉइंट। जैसे हमारे हड्डियों के जॉइंट होते हैं, रेलवे स्टेशन पे क्या होता है? रेलवेों की संधि होती है, प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ संधि मेल मिलाप ही तो होता है ट्रेनों का, यानी मेल मिलाप। जॉइंट उसको क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। जैसे हम कोई वैद्युत परपथ की संधि बनाते हैं, ये कोई संधि है, यहाँ पर जॉइंट है, यहाँ पर 3 रास्तों से धारा आती है, दैट्स कॉल्ड I1, I3 एंड I5। यानी I1, I3, I5 से धारा क्या कर रही है? आ रही है। यानी तीनों क्या है? इनपुट हैं, लेकिन जो आउटपुट हैं वो केवल 2 ही हैं। कौन कौन से? एक तो I2 है जी, और कौन सा? I2 है, और ये I5 है। ठीक है, यानी जो इनपुट है वो I1 है, I3 है, I5 है, और ये I2 है, और जो आउटपुट है वो I2 है और I5 है। आप
नियम क्या कहता है? किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अब जो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं उनको पॉजिटिव मानो, जो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं उनको नेगेटिव मानो। संधि की ओर कौन सी आ रही हैं आपकी? I1 आ रही है, I3 आ रही है, I5 आ रही है। तो आप क्या लिखोगे? I1 प्लस कौन सा? I3 प्लस I5। अब जो संधि से दूर जा रही हैं उनको नेगेटिव मानिए। क्या? -I2 माइनस I5। बीजगणितीय योग शून्य होता है। इक्वल टू क्या? 0। इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। तो ये क्या होता है? सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? ये I1 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 प्लस I5। ये जो धारा है ये क्या है? आने वाली धारा, और ये क्या है? जाने वाली धारा। अर्थात किसी संधि पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। सिंपल, इतना सा लॉजिक है और इसमें कुछ आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। जरा दूसरा देखते हैं, ये थोड़ा टफ पड़ता है, उसे ध्यान से समझना। द्वितीय नियम क्या होता है? सेकंड लॉ। द्वितीय नियम को ही हम पास या वोल्टता का नियम भी कहते हैं। हाँ, एक बात और बहुत अच्छी बात है वो आपको बता दें। ये प्रथम नियम होता है धारा नियम। ये क्या होता है? किस पर आधारित होता है? धारा। धारा किससे मिलकर बनती है? आवेश। तो धारा जो प्रथम नियम होता है वो किसके संरक्षण पर आधारित होता है? आवेश Q के संरक्षण पर आधारित होता है, यानी आवेश Q का संरक्षण करता है। और जो द्वितीय नियम है वोल्टता नियम, ये किसका करता है? ऊर्जा। किसका? ऊर्जा का संरक्षण करता है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है कि धारा नियम संरक्षण करता है धारा का, विभव का, आवेश का, विद्युत क्षेत्र का। तो आपको ध्यान रखना है किरचॉफ का प्रथम नियम किस भौतिक राशि का संरक्षण करता है? आवेश का संरक्षण करता है। जबकि द्वितीय नियम किसका संरक्षण करता है? वोल्टता का संरक्षण करता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है वोल्टता का नियम। देखिए द्वितीय नियम क्या होता है? किसी वैद्युत परपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा I तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दोबारा सुनिए, किसी वैद्युत परपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा I तथा उस पास में लगे वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब आप कहोगे ये इसमें कई वर्ड आए हैं। एक तो पास आया है, पास देखेंगे क्या होता है। ठीक है, खंड तो आप जानते ही हो। जब पहले समझते हैं पास क्या होता है और कैसे कैसे खंड इसके होते हैं, तो डायग्राम की सहायता से समझते हैं। सपोज आपके पास ये एक सेल है। ठीक है जी, एक सेल है और ये क्या है? इसमें इसका रेजिस्टेंस है। एक और सेल है, इसका रेजिस्टेंस, फर्स्ट के रेजिस्टेंस को R1 मानते हैं और सेकंड के रेजिस्टेंस को R2 मान लेते हैं। एक और खंड है, एक और ब्रांच है, इसमें कोई सेल नहीं है लेकिन इसमें क्या है? रेजिस्टेंस है। इसमें क्या है जी? रेजिस्टेंस जरूर है। इन सबको मिलाते हैं। ठीक है, दैट्स कॉल्ड R3। इसका नाम क्या देते हैं? R3 देते हैं। अब आपको यहाँ पर पता होगा जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की प्लस से माइनस की ओर होती है। किधर से किधर होती है? प्लस से माइनस की ओर होती है। जैसे देखो यहाँ से पहले करंट, दैट से नाम दे दें इनका E1,
पहले सेल का क्या नाम है E1 और दूसरे सेल का क्या नाम है E2। पहले का E1, पहले सेल का नाम E1 है, संगत रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का E2 है, संगत रेजिस्टेंस R2 है, और तीसरे ब्रांच में कोई सेल नहीं है, ओनली केवल रेजिस्टेंस है। पहले से करंट चला, मैंने माना I1, कितना I1, दूसरे से कितना मान लिया मैंने I2, दूसरे से करंट चल रहा है जी I2 करंट चल रहा है। पहले से E1 दूसरे से, पहले से I1 दूसरे से I2। अब आप देखिए जरा कि नंबरिंग किए देते हैं, दैट्स टर्मिनल A दैट्स B, टर्मिनल C, टर्मिनल D, टर्मिनल E है, और ये टर्मिनल F है। यानी इसके चार ABCDEF टर्मिनल इसको इंगित कर दिया, इससे समझने में आसानी होगी। अब आप समझिए, सेल E1 से जो करंट आएगा टर्मिनल किस पे आया, टर्मिनल C पे आया। किस पे आया, टर्मिनल C पे आया। टर्मिनल C पर के आकर के I1 भी नीचे को आया और I2 भी, तो यहाँ जो करंट फ्लो होगा वो करंट कितना होगा, यहाँ पर जो करंट आ जाएगा दोनों का योग हो जाएगा, यानी I1 भी ऊपर से आ जाएगा और I2 भी ऊपर से आ जाएगा, यानी I1 प्लस I2। यहाँ पर जो करंट होगा वो कितना होगा, I1 प्लस I2। अब आप देखो, अब समझते हैं पास को। पासवर्ड का मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं पास क्या होता है, उसके बाद हम समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, पास मीन्स होता है बंद कमरा। जैसे इसमें कितने पास बन रहे हैं, एक तो बन रहा है पास एक, ये पास एक हो गया पहले वाला, और ये हो गया पास दो। पास मीन्स क्या होता है, बंद कमरा, यानी क्लोज सर्किट हो। क्लोज सर्किट होना चाहिए, वो त्रिभुज के आकार का हो सकता है, चाहे चतुर्भुज के आकार का हो सकता है, चाहे वो सर्किल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसा भी कुछ भी हो, लेकिन क्लोज सर्किल होना चाहिए। अब इसमें कितने पास बन रहे हैं आपके, इसमें पास बन रहे हैं जी आपके एक और दो, ठीक है। अब इसमें एक विशेष बात का ध्यान रखना, जब पास एक की बात करेंगे तो पास दो को भूल जाएंगे, और जब पास दो की बात करेंगे तो पास एक को भूल जाएंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं पास एक की, बात करते हैं किसके लिए, पास एक के लिए। पास एक के लिए देखेंगे तो देखिए, पास एक के लिए क्या होगा, जो आपको डेफिनेशन है उस पर गौर कीजिए जरा। किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक खंड में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा, यानी पास एक हो गया, इसके खंड कितने हैं, चार खंड हैं। एक तो आपका AB है, और एक CD है, और एक क्या है आपका AC है, और एक आपका BD है, ठीक है। आप खंड देखिए AB खंड में देखो कितनी धारा प्रवाहित हो रही है जी, I1। कितनी हो रही है जी, I1 इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। इसके संगत रेजिस्टेंस कितना है, R1। I1 R1 गुणनफल तो यही तो होगा, I1 R1। ए भी खंड हो गया। खंड CD की बात करते हैं, खंड CD में धारा कितनी है जी, I2। इसके संगत रेजिस्टेंस कितना है जी, R2। I2 R2 इक्वल टू, इस पूरे पास में कितने सेल हैं, दो सेल हैं, E1 और E2। E1, एक E1 है और एक क्या है, E2 है, ओके। अब बात करते हैं चिन्हों की। यदि दोनों धाराएं एक डायरेक्शन में जा रही हैं तो प्लस लगा दीजिए, और एक दूसरे का विरोध करती हैं तो माइनस लगा दीजिए। अब देखो आप यहाँ पर I1 को देखो, I1 और I2 क्या एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, आप कहोगे हाँ एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। I1 भी नीचे की ओर आ रही है, और यहाँ से होते हुए I2 भी नीचे की ओर आ रही है, लेकिन नहीं, I2 नीचे की ओर कब आएगी, जब वो सेकंड पास में प्रवेश कर जाएगी। और आपसे क्या बोला गया है, पहले पास का मतलब केवल पहले पास से ही है,
आप भूल जाइए, पड़ोस में दूसरा पास भी रहता है। अब I2 को हम नीचे जाने नहीं देंगे, तो I2 को मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, I2 को ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर से I1 आ रही है, नीचे से I2 जा रही है, तो सेम डायरेक्शन तो हुई नहीं, विरोध हो गया, और जहाँ विरोध होगा वहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पास 2 के लिए। पास 2 में क्या होगा जी, पास 2 के लिए पास 2 में समझिए, पास 2 में भी हमें ऐसे ही समीकरण बनाना है। पास 2 में क्या है, देखो दो खंड हैं, एक तो आपका CD है और एक आपका EF है। पास 2 में कितने खंड हैं, 2 खंड हैं, एक CD है और एक EF है। खंड CD में देखो, खंड CD से कितनी धारा जा रही है, I2, ठीक है, और I2 का संगत रेजिस्टेंस कितना है, R2। तो हम क्या करेंगे, I2 और संगत रेजिस्टेंस R2, ठीक है। आप इसमें देखिए खंड EF में, EF में क्या, I1 प्लस I2, यानी I1 प्लस I2, इसका जो संगत रेजिस्टेंस है वो कितना है, R3 इक्वल टू, इसमें तो केवल एक ही सेल है, कौन सा, E2। यहाँ बताइए क्या चिन्ह लगेगा, प्लस लगेगा, माइनस लगेगा, या तो सेम डायरेक्शन है तो प्लस लगा दीजिए, और सेम डायरेक्शन नहीं है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे देखो I2 क्या कर रही है, नीचे की ओर आ रही है, I2 नीचे की ओर आ रही है, और I1 प्लस I2 भी इधर जा रही है, सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन होने के कारण यहाँ पे क्या लगाओगे आप, प्लस लगाओगे। कौन सा साइन लगाओगे, प्लस लगाओगे। इट इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपका समीकरण 2 हो गया, बस हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों समीकरणों की सहायता से किसी भी वैद्युत परपथ के किसी भी खंड में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कर सकते हो, धारा का मान ज्ञात कर सकते हो, प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हो, वैद्युत वाहक बल E1 E2 की वैल्यू पता कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जब महत्व आप जो सर्किट वाले न्यूमेरिकल होंगे विशेष रूप से उसमें देखोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट कुछ और है आते हैं, एक तो कॉन्सेप्ट, उनको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट, ये भी हेडिंग काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट समझते हैं व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। सातवां है जी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन सेतु, देखो आप इस वर्ड को समझिए, ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या होता है, ब्रिज किसे कहते हैं, ब्रिज मीन्स क्या होता है भाई, पुल ही तो होता है ब्रिज मीन्स। ब्रिज मीन्स क्या होता है, पुल होता है। अब आपसे पूछा जाए पुल का कार्य क्या होता है, जो ब्रिज होता है वो क्या होता है जी, पुल होता है, लेकिन पुल का कार्य क्या होता है, जैसे बम्बा है, नहर है, हम उसके ऊपर होके जाते हैं, लेकिन आपने क्या देखा, हम उसको क्रॉस भी कर जाते हैं और हमारा पैर भी नहीं भीगता। वही कंडीशन तो सेम इसमें होगी। इसमें क्या होगा, हम धारा को क्रॉस भी करेंगे लेकिन करंट फ्लो भी नहीं होगा, हमें करंट भी नहीं लगेगा। जैसे ये कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है जी, इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ से क्या होगा, इसके दो रास्ते हो गए, इनिशियल पॉइंट A B C D। मैं आपसे कहूँ A से करंट जा रहा था B तक, लेकिन B पे पहुँचने के बाद वो करंट BC ब्रांच में तो चला गया लेकिन BD ब्रांच में नहीं गया। ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि करंट आ रहा था, संधि B पे पहुँचा और B पे पहुँचने के बाद सिर्फ C में ही जाए, B D में न जाए, ऐसा आसानी से नहीं हो सकता। लेकिन कुछ संतुलन की कंडीशन है, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिस कंडीशन में सिर्फ एक ही ब्रांच में करंट जाता है।
इसी संतुलन के नियम को, इसी रूल को सबसे पहले किसने बताया था? व्हीटस्टोन, इंग्लैंड के प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन सेतु। कैसे कार्य करता है व्हीटस्टोन सेतु, जरा इसके विषय में देखते हैं जी। ठीक है, देखो व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, 4 प्रतिरोध होते हैं और 4 प्रतिरोधों को कैसे सेट किया जाता है? समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में। किसमें? समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में। जैसे एक हमारा रेजिस्टेंस ये है, सेकंड रेजिस्टेंस ये है, थर्ड रेजिस्टेंस ये है और फोर्थ रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, इसके एक विकर्ण में हम क्या लगा देते हैं? धारामापी G लगा देते हैं। दूसरे विकर्ण में क्या लगा देते हैं? किसी सेल को जोड़ देते हैं। किसको? किसी सेल को जोड़ देते हैं, जिससे होकर इसमें करंट फ्लो होगा। सेल हो, बैटरी हो, कुछ भी डिवाइस हो सकती है। इसकी नंबरिंग करते हैं, इसकी नंबरिंग किए देते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख देना सेल यहाँ पर, वैसे तो आपको पता ही होगा। एट पॉइंट A, B, C, D, रेजिस्टेंस P, Q, R, S। ठीक है, और ये करंट होगा, ये प्लस है, ऐसे करके यहाँ पर जा रहा होगा। अब आप समझिए, ये करंट प्लस से होते हुए किस पर पहुँचेगा? ए पर पहुँचेगा। ए पर जाने के बाद इसके पास 2 रास्ते हो गए, एक तो AB ब्रांच में जाएगा और एक किस में जाएगा? AD ब्रांच में जाएगा। मैंने माना यहाँ जो करंट जा रहा है दैट्स I1। पहली ब्रांच में कितना जा रहा है? I1 जा रहा है, और दूसरी ब्रांच में कितना जा रहा है जी? I2 करंट जा रहा है। कितना जा रहा है? I2 करंट जा रहा है। ठीक है, अब ये जो करंट I1 यहाँ पहुँचेगा संधि B पर, जॉइंट B पर, तो इसके सामने 2 रास्ते होंगे। एक तो जाएगा ये BC ब्रांच में, किस में जाएगा? BC ब्रांच में जाना चाहिए, और विकर्ण में भी तो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? स्थायी संतुलन की दशा कहा जाता है। देखो नॉर्मली आप इसमें देखोगे तो जैसे यहाँ से करंट फ्लो होगा, जो B पर पहुँचेगा तो वो दोनों रास्तों में जाएगा, BC ब्रांच में भी जाएगा और विकर्ण BD में, यानी ये जो आपका विकर्ण में धारामापी लगा हुआ इसमें भी जाएगा। लेकिन व्हीटस्टोन ने क्या बताया कि यदि समांतर चतुर्भुज की किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात शेष 2 भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है तो धारामापी में करंट नहीं जाता है। इस बात को समझो। जैसे P का मान हो गया जी 2 और Q का मान हो गया 4, तो अनुपात कितना हो गया? 1/2, 2/4, 1/2 अनुपात हो गया। R का मान है 3 और S का मान है 7, S का मान है 7। तो यहाँ से हम देखेंगे 2/4, P और Q का अनुपात करें 2/4, और हम इस R और S का अनुपात करें 3/7, तो ये क्या है? बराबर नहीं है ना, यानी अनुपात बराबर नहीं है, तो करंट क्या होगा? I फ्लो होगा, करंट प्रवाहित होगा। किस में? विकर्ण में करंट प्रवाहित होगा। लेकिन व्हीटस्टोन ने क्या देखा कि यदि ये जो ऊपर के जो विकर्ण, ऊपर के जो प्रतिरोध हैं P और Q, कौन कौन से हैं? 2/4, यानी इसको मैं 7 न करके इस 7 की जगह क्या कर दूँ? 6 कर दूँ। इसको 7 न करके इसकी जगह क्या कर दूँ? 6 कर दूँ। तो क्या होता है जी? ये 2/4 हो जाएगा और ये 3/6 हो जाएगा। 2/4 और ये 3/6, अनुपात तो 1:2 ही रहा ना। काटना चाहे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, और ये भी क्या हो जाएगा? 1/2। यानी इसका अनुपात और इस, यानी P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होगा, तो क्या होगा? विकर्ण में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो इसी अवस्था को क्या बोलते हैं? स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे ये 2 और 4 रहने दो, अब 3 और 6 ले लो, 5 और 10 होगा तब भी फ्लो नहीं होगा, 8 और 16 होगा तो भी फ्लो नहीं होगा। यानी कुछ भी हो, रेशियो 2, P और Q का रेशियो 1/2 है, तो R और S का रेशियो भी 1/2 ही हो,
तो धारामापी में कभी करंट फ्लो नहीं होगा। धारामापी में करंट फ्लो न होने का क्या मतलब है, विकर्ण में कोई करंट नहीं आएगा। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्थायी संतुलन की कंडीशन बोलते हैं। स्थायी संतुलन कंडीशन में क्या होता है जी, P/Q इक्वल टू R/S होता है। यानी स्थायी संतुलन के लिए क्या होगा, P/Q इक्वल टू R/S होगा। P/Q इक्वल टू R/S। ये ध्यान रखना आप, किसके लिए, फॉर इक्विलिब्रियम, स्थायी संतुलन के लिए। स्थायी संतुलन में P/Q का R/S होता है। ये बहुत पूछा जाता है, पूछेगा व्हीटस्टोन सेतु से क्या तात्पर्य है, व्हीटस्टोन सेतु के स्थायी संतुलन से आप क्या समझते हो। तो व्हीटस्टोन सेतु का स्थायी संतुलन क्या होता है, जब समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो भुजाओं में लगे दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं में लगे संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, तो सेतु को स्थायी संतुलन में माना जाता है। और इस दशा में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, चाहे धारा कितनी भी कम हो, चाहे धारा कितनी भी ज़्यादा हो। देखो ये क्या है, स्थायी सेतु संतुलन का एक सिद्धांत है। इसी बेस पे क्या होता है, हमारी दो डिवाइस कार्य करती हैं। कौन कौन सी कार्य करती हैं, एक तो होता है आपका मीटर सेतु। एक क्या होता है आपका मीटर सेतु। तो ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है आपसे, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु का कार्य क्या है, मीटर सेतु का कार्य अज्ञात प्रतिरोध का पता लगाना है। कोई भी वायर होगा जिसका हमें प्रतिरोध पता नहीं होगा, हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से उस अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध पता कर सकते हैं। और जो विभव मापी होता है, विभव मापी भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। विभव मापी कुछ वोल्ट मीटर जैसा होता है, लेकिन सेम वोल्ट मीटर नहीं होता। वोल्ट मीटर विभव मापी से क्या होता है, विभव मापी का कार्य होता है सेल का EMF पता करना, किसी सेल का EMF पता करना। ठीक है, ये अभी एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर कभी टाइम मिलते हैं तब देखते हैं मीटर सेतु और विभव मापी। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि मीटर सेतु तथा विभव मापी दोनों ही व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मीटर सेतु का तात्पर्य होता है, मीटर सेतु का फंक्शन होता है किसी अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना, और विभव मापी का फंक्शन होता है किसी सेल का विद्युत वाहक बल पता करना। ओके।